आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना। मेरा नाम हिमांशु, मैं आपको बता देता हूँ। और आज से मैं ही आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर कराने वाला हूँ। तो बहुत आप बीच बीच में मेरे को मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से, और कोई डाउट हो तो एनी टाइम यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन, है ना। मन में सर। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपको, अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो इससे पहले या नहीं भी दिया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है ना। चाहे वो आपका एक जेई कोई से भी एग्जाम्स हो, या फिर ईएससी गेट लगा लो, या फिर आपको पता हो इन्फॉर्मेशन अगर हो, तो कई सारे स्टेट्स के अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट अलग से भी आती है ना। रिसेंट में भी जैसे हिमाचल में, हरियाणा में और इधर पंजाब के अंदर भी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर करके पोस्ट आती हैं। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके अंदर भी जॉब्स रहती हैं एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर। तो ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्जेक्ट काफी आसान है। आपको अगर बताया जाए तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं जो आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा ना हो सामने से होते हुए, है ना। तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर हर चीज को आसानी से फील भी कर सकते हो और समझ सकते हो, और उस चीज को अप्लाई कर सकते हो अपनी सब्जेक्ट के अंदर। क्वेश्चंस लगाने के अंदर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल आपको ये एस्पेक्ट आप देखोगे कि मिलते हैं हमको देखने के लिए, है ना। चलो, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम करते हैं स्टार्ट अपना सब्जेक्ट, दैट इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, देखो, हमारा जो मेन फोकस रहेगा, ये बैच हमारा चूंकि जेकेएसएसबी का बैच है ना। तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स को लेकर ही रहेगा, जेई। और कभी अगर आप एक एग्जाम देने जाओगे तो उसको उसके भी हम कुछ पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ अलग बाहर का ही पढ़ा दूंगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें से एक एक चीज आपके एग्जाम के अंदर एज ए क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है ना। मेरे पास, मैंने रिसेंट प्रीवियस पेपर अभी गो थ्रू किए हैं आपके, है ना। जेकेएसएसबी के अभी रिसेंट में भी एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी शायद उसका आ गया है ना, जेकेएसएसबी जेई का। आपका नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा, है ना, तो उसके अंदर भी आप सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। सिलेबस भी मेरे पास, अभी हम सिलेबस सर के एक बारे बात में है बात सर। करेंगे, पर हम यहाँ पर पहले बात करने वाले हैं सब्जेक्ट को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, इस सर सब्जेक्ट को हम एक कैसे बात है अप्रोच सर। करें। जैसे एक कि आप बात है सर। जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि कौन कौन, इन्वायरमेंट से हमारा मतलब क्या है हमारा। ठीक है, इन्वायरमेंट से बेसिक हमारा मतलब होता है कि हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग्स। तो आपने बचपन के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस, 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, और उसको जनरल सिविल के लोग भी पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। पर ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा ज्यादा कंसर्न, मोस्ट ऑफ द कंसर्न, जो 70 to 80% ऑफ द कंसर्न है, वो हमारा शिफ्ट रहता है टुवर्ड्स द वाटर। आप बस पढ़ते जाओ, आपको मालूम पड़ता जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। इस सब्जेक्ट में देखो, ऐसा कुछ भी नहीं कि ए का सिलेबस अलग है, जेई का सिलेबस अलग है ना। सिलेबस दोनों का सेम है, बस क्वेश्चंस ए के अंदर थोड़े कंसेप्चुअल ज्यादा पूछ लेंगे, जेई के अंदर एज इट इज फैक्ट के बारे में पूछ लेंगे। पर हमेशा आप ऐसा एक्सपेक्ट करो केवल फैक्ट आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो आपका कंसेप्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए भाई, है ना। और अगर कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है तो सब्जेक्ट को आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट इतना मतलब लेंदी, अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत लेंदी फील कर लोगे, अगर आप केवल याद करने पर ध्यान दोगे, है ना। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझते जाओगे तो आपको कम से कम चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आपको केवल जो कोडल प्रोविजंस हैं उन्हीं को याद रखना है, बाकी सारी चीजें हमारे कंसेप्ट पर ऐसी रहनी चाहिए कि आपको उसके बारे में याद ना करना पड़े बार बार, आपको बार बार रिविजन ना करना पड़े, एक दो बार में ही काम हो जाए। इस तरीके से इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। आप बस थोड़ा सब्र रखें, है ना। और सब कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी टाइम के साथ साथ। ठीक। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है वो वाटर से रिलेटेड है। और हाँ, वाटर के बाद हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी, क्योंकि वो भी एज ए सिविल इंजीनियर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई जो सॉलिड वेस्ट है, बेसिकली हम जो कूड़ा कचरा देखते हैं, आप अगर न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे, तो डेवलपिंग कंट्रीज में खासकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको मैनेज करने की हम देखने को हमें मिल रही है, कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती है हमारे पास, सैनिटरी लैंडफिल मेथड्स और कंपोस्टिंग वगैरह, उसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे, उसको भी रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट हम जो पार्ट देखते हैं सब्जेक्ट का, वो हम देखते हैं पॉल्यूशन, दैट इज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। वो भी हम लास्ट में कवर करेंगे। जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स मैं आपको भी बता रहा था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, हालांकि इनका सिलेबस काफी कम है, पर एग्जाम्स के अंदर आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड क्या हो रहा है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? छोटे छोटे से चैप्टर्स है, पर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन आ जा रहा है, तो उसको भी हम बहुत डेप्थ के अंदर कवर करेंगे। अब हम शिफ्ट होते हैं, जो हमारा पहला पार्ट है सब्जेक्ट का, दैट इज वाटर, है ना।
अब देखो क्या होता है, सपोज आपने, आपको कोई सिटी प्लान करनी है, सपोज आप अगर अभी कश्मीर में, सपोज आप श्रीनगर के आसपास, है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि इधर एनसीआर के अंदर नोएडा डेवलप हुआ था पहले, नोएडा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा को डेवलप किया गया। ठीक, सिटीज की जब प्लानिंग की जाती है तो हमें वहां पर ध्यान रखना होता है कि भाई उस सिटीज के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना। सिटी के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनको क्या पड़ेगी, उनको पानी की जरूरत पड़ेगी। और पानी आप ऐसा पानी तो उनको दे नहीं सकते जिससे वो बीमार हो जाए, है ना। यानी कि उन जो उनके लिए हैजार्डस हो, नॉन पोर्टेबल वाटर यू कैन नॉट सप्लाई। तो उस केस के अंदर हमें एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर, एज अगर आप सिटी प्लान करने की जिम्मेदारी आपको, आपके ऊपर दी जा रही है, वाटर सप्लाई स्कीम की प्लानिंग आपको करने को दी जा रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर एक कंज्यूमर तक साफ पानी पहुंचा पाए। ठीक है। साफ पानी पहुंचाना तो बात की बात है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना पानी पहुंचाना पड़ेगा उस सिटी के अंदर। सपोज अभी हमें 2023 के अंदर, ये रफ बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा, वरना आपको बोरिंग फील होने लग जाएगा। तो बोरिंग फील बिल्कुल भी नहीं करना है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, है ना। इस तरीके से सब्जेक्ट को ओवर करना है। सपोज अभी हम 2023 के अंदर है, सपोज हम कोई एक नई सिटी प्लान करने वाले हैं। आप कोई भी नई सिटी मान लेते हैं, सपोज मैं बोलता हूँ न्यू जम्मू, है ना। हम नया जम्मू नाम से कोई सिटी एक बनाने वाले हैं, जैसे चंडीगढ़ के पास में न्यू चंडीगढ़ बनाया गया है, वैसे ही हम मान लेते हैं कोई न्यू जम्मू एक सिटी हम बनाने वाले हैं। ठीक है। और इस सिटी की हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 50 साल तक इस सिटी के अंदर जो लोग रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो नेक्स्ट 50 ईयर्स यानी कि 2073 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। सपोज अवर टारगेट ईयर इज दिस, 2073, दिस इज अवर टारगेट ईयर, 50 ईयर्स आफ्टर, है ना। अब 2073 के अंदर उस सिटी के अंदर कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें पता हो कि 2073 के अंदर उस सिटी में कितने लोग रह रहे होंगे, है ना। इन द ईयर 2073 वी हैव टू नो, हमें जानना होगा कि उस शहर के अंदर 2073 के अंदर पॉपुलेशन क्या है। वी हैव टू नो दैट पॉपुलेशन इन दैट फ्यूचर ईयर, इन दैट फ्यूचर ईयर। तो पॉपुलेशन तो हम पता कर सकते हैं, हमारे पास मैथमेटिकल्स कुछ रिलेशंस हैं, हमारे पास मैथमेटिकल कुछ हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स लाइक जैसे कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, उन सब के बारे में बात करेंगे अब। और उसके बाद हम करते क्या है, पॉपुलेशन पता कर लेते हैं और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पर कैपिटा डिमांड की। इन सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, अभी बस आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ सब्जेक्ट का मैं, और कुछ भी नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन पता कर लेते हैं और उसके अंदर पर कैपिटा डिमांड की मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो क्या हमको फ्यूचर में कितनी वाटर की डिमांड होने वाली ये नहीं मालूम पड़ जाएगा। इस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि आज से 50 साल के बाद किसी एक नए शहर के अंदर पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसीलिए हम पहला चैप्टर क्या देखते हैं, पहला चैप्टर हम देखते हैं वाटर डिमांड। और उस वाटर डिमांड वाले चैप्टर के अंदर दो चीजें रहती हैं मेन कंसर्न हमारी। सबसे पहला कंसर्न रहता है फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन कितनी होने वाली है उस ईयर के अंदर, और पर कैपिटा डिमांड क्या है। पर कैपिटा डिमांड तो हमको आईएस कोड से मिल जाता है, IS 1172 के बारे में बात करेंगे अभी। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि पर कैपिटा डिमांड को हम किस कोड से रेफर करते हैं, IS 1172, 1172। और पॉपुलेशन की हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू अस, जिस वजह से हम पता कर पाते हैं ओवरऑल वाटर डिमांड क्या रहने वाली है। चलो, अब आपने पता कर लिया कि भाई 2073 के अंदर जो नया सिटी हम प्लान कर रहे हैं उसके अंदर कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट कंसर्न हमारा निकल के आता है कि यार इतना पानी हम कहाँ से लेके आएंगे, है ना। इतने अमाउंट ऑफ वाटर को हम कहाँ से फुलफिल करें। तो नेक्स्ट चैप्टर, अब मैं आपके सामने चैप्टर्स की लिस्ट नोट डाउन कर रहा हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस फ्लो में हम पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी आगे पीछे नहीं किया गया। आप इस फ्लो में ही पढ़ोगे तभी आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं वाटर डिमांड। चलो हमने वाटर डिमांड पता कर ली भाई। अब नेक्स्ट हमारा कंसर्न होता है कि इतना पानी हम कहाँ से लेके आए। अब हमारे पास वाटर के कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सॉरी, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज।
सरफेस वाटर सोर्स की अगर बात की जाए तो सपोज हमारे पास रिवर है, लेक है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर हम बात नहीं करते हैं रिवर की या फिर लेक की, वो हम हाइड्रोलॉजी में बात कर लेते हैं। रिवर लेक के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं, हाइड्रोलॉजी में बात कर लेते हैं रन ऑफ वगैरह के बारे में। यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न रहता है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि जमीन से पानी निकालने के बारे में बात करते हैं बस। इस सब्जेक्ट के सिलेबस में यही आता है, दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर भी हम दो हिस्से देखते हैं कि भाई कैसा सोर्स होना चाहिए जिससे हम पानी निकाल सकते हो, है ना। सबसे पहला इसके अंदर जो सेगमेंट रहता है इस चैप्टर का, कि किस टाइप के सोर्स से हम पानी को निकाल सकते हैं, यानी कि किस टाइप के ग्राउंड से हम पानी को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि पहला हम देखते हैं मीडियम, कि किस तरह का मीडियम हमारे लिए सुटेबल है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक्वीफर के बारे में, एक्यूटार्ड के बारे में, एक्यूफ्यूज के बारे में बात करेंगे बाद में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पानी को निकाल सकते हैं। हम कोई कुआं खोद लें, वेल्स, क्या हम कोई इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना लेते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ट्यूबवेल, ओपन वेल इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। दीज आर द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, किस तरीके का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मीडियम से, यानी कि ग्राउंड से पानी को निकालने के लिए। सेकंड चैप्टर हमारा रहता है सोर्सेस ऑफ वाटर। अब तक हमने पता कर लिया है कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड चैप्टर में हम बात कर लेंगे कि इतना पानी हम कहाँ से लेके आने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर हमारा रहने वाला है क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। आप बस सुनते जाइए, थोड़ा सब्र रखे, कोई भी डाउट होगा मैं भी ले लूंगा सारे के सारे डाउट। क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर चेक करना जरूरी क्यों था? मैंने आपको बताया कि एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर आपका फर्ज बनता है कि आप कंज्यूमर तक साफ पानी को पहुंचाएं, है ना। आपको कंज्यूमर को साफ पानी पहुंचाना है, उससे पहले आपको पानी की क्वालिटी भी तो पता होनी चाहिए ना भाई। आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले डॉक्टर क्या करता है, पहले डॉक्टर करता है डायग्नोसिस, है ना। चेक करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, चेक करेगा आपके ब्लड रिपोर्ट, चेक करेगा पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेगा, ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही है। वैसे ही हम पानी को चेक करते हैं कि पानी के अंदर हार्डनेस कितनी है, पानी के अंदर एल्कलिनिटी कितनी है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है कहीं, कहीं पानी के अंदर आर्सेनिक तो नहीं है, कहीं पानी के अंदर लेड तो नहीं है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, एक मिनट। आई थिंक मेरा वीडियो आना चाहिए था पर पता नहीं, एक मिनट। शायद अब आ रहा होगा, देखना। मैंने ऑन तो कर रखा है वीडियो पे, है ना। कंफर्म कर देना मुझे एक बार कि अगर मैं विजिबल हूं या नहीं। नहीं आ रहा है सर। हर्षित कंफर्म करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो थर्ड चैप्टर में हम देखते हैं कि भाई पानी की प्रेजेंट क्वालिटी क्या है, पानी का पीएच कितना है, से लेकर सब पानी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों टाइप की क्वालिटीज को हम चेक करते हैं इन द चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। अब आपने पानी को चेक कर लिया कि पानी की प्रेजेंट क्वालिटी क्या है। अब आईएस कोड एक होता है, IS 10500, दैट इज कोड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। क्या किसी को मेरी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है? अर्षित कह रहे हैं कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है, ऑल्दो आई हैव अलाउड माई वीडियो, वीडियो शो यहाँ से मैंने प्ले कर रखी है, यहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं किया हुआ है वीडियो को। बाकी लोग कंफर्म कर दो, वरना आप फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना, एक बार रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर आपको केवल आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हालांकि मैंने ऑन ऑन कर रखा है वीडियो, है ना। चलो, है, आ रही है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो थर्ड चैप्टर के अंदर हम क्वालिटी को पता कर लेते हैं दिस कोड की मदद से, इस कोड की मदद से। इस कोड का आपको याद रखना है, इसके बारे में एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, हमने प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ वाटर पता कर लिया है। अब चूंकि आईएस कोड के अंदर लिखा हुआ है डिजायरेबल लिमिट्स की, पीएच की वैल्यू भाई 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए, कि भाई हार्डनेस की वैल्यू इतनी ही रहनी चाहिए, एल्कलिनिटी इतनी ही होनी चाहिए, क्लोराइड कंटेंट इतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेड कंटेंट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक एलिमेंट से ये सीरियस हेल्थ कंसर्न हमें हो सकते हैं। उसको हमें पानी को सप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ता है भैया, ट्रीट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर।
सॉरी, राइटिंग थोड़ा खराब हो जा रहा है आज, शायद कल तक ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब पानी को हम ट्रीट कर लेते हैं अप टू द डिजायर्ड लिमिट्स। एक एक लाइन बोल बोल रहा हूँ, उसको फर्जी मत समझ लेना भाई, क्वेश्चन है एज इट इज। लाइन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर। डिजायर्ड क्वालिटी हमें मिलती है आईएस कोड से, प्रेजेंट क्वालिटी हम थर्ड चैप्टर में टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने पानी को ट्रीट कर लिया है, जो भी लिमिट्स हैं उसके अंदर हम ट्रीट करके ला चुके हैं पानी को। अब पानी को सप्लाई करने की बारी आ चुकी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी की सप्लाई हम कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सप्लाई, जिस भी कम्युनिटी में हमें पानी को भेजना होगा हम वहां पर सप्लाई कर देंगे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं वॉल्व्स के बारे में, किस किस टाइप के नेटवर्क हम देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के टाइप के बारे में। और इसी चैप्टर में मैं ऐड कर देता हूं सर्विस रिजर्वॉयर के बारे में भी। सर्विस रिजर्वॉयर, क्योंकि पानी पहले ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वॉयर के पास जाता है और वहां से हम जरूरत के हिसाब से पानी को छोड़ते हैं। ठीक। एंड नेक्स्ट चैप्टर में उसके बाद हम क्या देखते हैं, पानी को आपने सप्लाई कर दिया है, पानी घरों तक आ चुका है, हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यानी कि कंज्यूमर, आप और मैं सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर ही तो है भाई। पानी को हम सब इस्तेमाल करेंगे, नहाने में, किचन में, पब्लिक यूज के लिए जरूरत पड़ेगी, सड़कों को साफ करना है, गार्डन्स में को पानी सप्लाई करना है, रेलवे स्टेशन पे पानी पहुंचाना है, हॉस्पिटल्स को पानी की रिक्वायरमेंट है। वो सब लोग पानी को इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या जनरेट होगा भाई, उससे जनरेट होता है वेस्ट वाटर, जिसको हम बोल देते हैं सीवेज, एक और टर्म बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ सीवेज, कि भाई जो सीवेज हमारे पास अब बन गया है, वेस्ट वाटर जो हमारे पास बन गया है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कंप्लीट स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं। और वो स्कीम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने घर तक पानी तो पहुंचा दिया, अब वेस्ट वाटर का कोई इंतजाम ही नहीं है, गलियों में पानी भरा जा रहा है, वेस्ट वाटर नाले भरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्कीम होनी चाहिए सीवरेज सिस्टम को लेकर भी, जिससे कि जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है भाई वो भी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाए, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद ही उसको नदियों में या फिर लेक्स में या फिर ओशियन में या फिर खुली जमीन पर तभी उसको डालो ट्रीट करने के बाद। ऐसे नहीं डालना, ऐसे डिस्पोज नहीं कर देना, उनकी क्वालिटी को खराब नहीं करना। तो हम इन सारे कामों से पहले चेक कर लेते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ सीवेज, जो वेस्ट वाटर है उसकी क्वालिटी को पता कर लेते हैं। और क्वालिटी ऑफ सीवेज पता करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दैट इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई आप सीवेज को कहां पर डिस्पोज करने वाले हो, रिवर में डिस्पोज करने वाले हो, लेक में डिस्पोज करने वाले हो, ओशियन में डिस्पोज करने वाले हो। और ये जरूरी क्यों बन जाता है, ये जरूरी इसलिए बनता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर करना, आप शायद उसका अच्छा आंसर दे सकते हो पहले से ही। आप मुझे बताना कि मैं दो ऑप्शन ले रहा हूँ, एक ऑप्शन ले रहा हूँ रिवर का, एक ऑप्शन ले रहा हूँ ओशियन का। आप मुझे बताना कि मुझे रिवर में जब सीवेज को डिस्पोज करना है तब ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट की डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, ट्रीटमेंट की डिग्री, या फिर जब मैं सेम सीवेज को ओशियन में डिस्पोज करूंगा तब ज्यादा ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताओ भाई क्या लगता है आपको। आपको रिवर के अंदर ज्यादा ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है अगर आप रिवर में डिस्पोज करने वाले हो सीवेज को, या फिर आप जब ओशियन में डिस्पोज करने वाले हो सीवेज को तब ज्यादा डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या लगता है आप। और आंसर दोगे तो थोड़ा सा आंसर का थोड़ा लॉजिक भी देना है ना। आंसर विद लॉजिक, कोई है जो आंसर देना चाहता है, माइक ऑन करके भी दे सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन, आपको रिवर में डिस्पोज करने से पहले ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पानी को, सीवेज को, या फिर ओशियन में, समुद्र में डिस्पोज करने से पहले ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, किस केस के अंदर आपको ज्यादा ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट होगी। एनीवन। रिवर के केस के अंदर आप बोलो ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट होगी। भाई रिवर
रिवर कितनी सी होती है यार, ये रिवर है। और ओशियन के बारे में सोचा है आपने, कितना बड़ा होता है ओशियन? अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, ओशियन से कवर्ड है। डाइल्यूशन आप देख रहे हो किस हद तक हो जा रहा है। मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप एक गिलास पानी के अंदर, 1 ग्लास वाटर के अंदर आप 10 ग्राम चीनी डालते हो अगर, तो जो आपको मीठापन देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप 10 ग्राम चीनी आप डाल दो एक बाल्टी के अंदर, 1 बकेट वाटर के अंदर, उसका कोई इफेक्ट ही नजर नहीं आएगा आपको कि भाई आपने चीनी है इसमें डाली भी थी नहीं डाली थी। एक बाल्टी पानी के अंदर, 1 बकेट पानी के अंदर आपने शुगर को ऐड किया भी था या नहीं किया था, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है ओशन के केस के अंदर, है ना। डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है ओशन के केस के अंदर। तो ओशियन के केस के अंदर हमको कम डिग्री ऑफ, बिल्कुल हाँ, आप लोग का आंसर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं, आपका आंसर ठीक है, रिवर है ना, बिल्कुल ठीक है ना। ओशियन के अंदर हमको बहुत कम ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है पानी की, ओशियन में डिस्पोज करने से पहले। जबकि रिवर में अगर आप डिस्पोज करने वाले हो तो आपको ज्यादा डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैंने ज्यादा पूछा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग आंसर कम का दोगे, पर ज्यादा का पूछ रहा था मैं, है ना। तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इज मोर इन केस ऑफ व्हाट, रिवर। रिवर के केस के अंदर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा चाहिए होगा, ओशियन में कम चाहिए होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है। इसीलिए हम पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम डिस्पोजल के सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई कहां पर हम डिस्पोज करने वाले हैं सीवेज। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। और ट्रीटमेंट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं डिजाइन ऑफ सीवर के बारे में। क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट तक हम कैसे लेके जाएंगे, नालियों के थ्रू, नालों के थ्रू, सीवर्स के थ्रू हम किसको लेके जाते हैं, वेस्ट वाटर को सीवर के थ्रू हम ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट तक एक बार जब ले गए, उसके बाद हम कर देंगे भैया ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक। यहां तक हमने पानी को घरों तक पहुंचा दिया है। और पानी को घरों तक पहुंचाने के बाद उससे जो वेस्ट वाटर बना है उसको भी हमने ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर ट्रीट भी कर दिया है और डिस्पोज भी कर दिया है। रिवर के अंदर, ओशियन के अंदर, लेक के अंदर, आपके घर के पास जो भी सुटेबिलिटी है उसके हिसाब से। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब थोड़ी सी हम सॉलिड वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्ट वाटर के बारे में बात हो चुकी है, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं इससे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एंड लास्ट विल बी एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। एंड इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ाना चाहेंगे हम, दैट इज मिसलेनियस। इसके अंदर हम प्लम्बिंग वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, प्लम्बिंग एंड मिसलेनियस। क्योंकि जेई, स्पेशली जेई वगैरह के एग्जाम्स के अंदर प्लम्बिंग वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसको भी हम ऐड करके चलते हैं, दैट इज प्लम्बिंग एंड मिसलेनियस। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपना सिलेबस गो थ्रू करें। मैं 1 मिनट सिलेबस आपके सामने दिखाता हूँ। 1 मिनट। आई थिंक ये आपका सिलेबस है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, है। आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर एक एक टॉपिक जो हमारा है वो कवर होने वाला है, एक एक टॉपिक। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक बात करी जाती है कि ये सब वाटर डिमांड वगैरह के बारे में बात की जाती है। वाटर सप्लाई स्कीम्स की डिजाइनिंग के बारे में, डिजाइन लाइफ के बारे में बात करी जाती है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, भाई वाटर डिमांड एस्टिमेशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेंस ऑफ वाटर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, लेइंग आउट ऑफ पाइप्स भी उसी के अंदर आ जाएगा। प्लम्बिंग वगैरह आ जाएगा, बिल्डिंग वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ड्रेनेज वाला टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा किसके अंदर, प्लम्बिंग के अंदर कवर हो जाएगा। वाटर सप्लाई फिक्सचर भी प्लम्बिंग के अंदर कवर हो जाएगा। हालांकि इसका कुछ पार्ट वॉल्व्स वगैरह हम कवर कर लेंगे पहले ही। सीवरेज सिस्टम हो गया हमारा, डिजाइन ऑफ सीवर्स वगैरह, लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्वालिटी ऑफ सीवेज, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। कोई भी चैप्टर फालतू का चैप्टर नहीं है। कोई भी बताई हुई चीज फालतू की नहीं होगी, याद रखना। टाइम हमारे पास भी नहीं है इतना जो फालतू की चीजें पढ़ाई जाए, है ना। तुम्हारे पास भी नहीं है। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनना है हमको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा कवर हो गया है। 1 मिनट। ठीक।
चलिए, आप चैप्टर्स को आई थिंक आप लोगों ने साथ के साथ नोट कर लिया होगा, है ना? चलो, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है हमारे पास वाटर डिमांड। चैप्टर नंबर 1, दैट इज वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है पहले से कि वाटर डिमांड के अंदर हम दो चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं कि पर कैपिटा डिमांड क्या रहने वाली है, जो कि IS 1172 हमें बता देगा। और नेक्स्ट, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, वो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना। पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करना, और बहुत ही रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आपकी पूछता रहता है एक क्वेश्चन, सिंपल सा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का, है ना? मैं वाटर डिमांड के अंदर स्पेसिफिकली जाऊं उससे पहले, मैं चूंकि हम वाटर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं पहले, PDF मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा PDF, क्लास के बाद PDF ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अगर पॉसिबल हो, आप एक जगह बैठे हुए हैं, रास्ते में चलते चलते पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लिख ही लें। अपने हाथ की राइटिंग जो आपको याद रहेगी ना, वो कोई नहीं दे सकता आपको, है ना? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप हैंड साथ के साथ लिखते हुए चलें, है ना? क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं भगा भगा के पढ़ा रहा हूँ, आराम से चल रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वाटर डिमांड की। जब तो मैं आपको बता दूं, अगर हम सोर्स से पानी लेकर कम्युनिटी तक पहुंचा दे रहे हैं, जो कि हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, हम यही कर रहे हैं। 1 to 5 हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर्स आते हैं अंडर द रॉ वाटर इंजीनियरिंग, अंडर रॉ वाटर इंजीनियरिंग। अब रॉ वाटर से मतलब क्या, हम बात करेंगे अभी। और चैप्टर नंबर 6 से लेकर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तक हम जो पढ़ेंगे, 6 to 9, दैट विल बी अंडर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के बारे में बात कर ही लिए। तीन छोटे छोटे चैप्टर हैं पर बहुत वेटेज रखते हैं। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं सोर्स, यानी कि कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी ग्राउंड वाटर सोर्स हो सकता है, वहां से अगर हम कम्युनिटी तक पानी पहुंचा रहे हैं, क्वांटिटी पता करके, ट्रीटमेंट करके, प्रेजेंट क्वालिटी सब कुछ पता कर कर हम जब कम्युनिटी तक पानी पहुंचा देते हैं, दिस विल बी अंडर रॉ वाटर इंजीनियरिंग। या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर हम डिजाइन करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम। दिस इज वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कम्युनिटी फिर से पानी को गंदा करके जो किसी नदी, नाले या ओशियन में पानी को डिस्पोज कर दे रही है जाके ट्रीटमेंट के बाद, ये हम कवर करते हैं अंडर द वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, अंडर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक। अब मैं वाटर डिमांड पे जाऊं, चूंकि मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ पर रॉ वाटर, क्योंकि मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ पर रॉ वाटर। देखो, आपके नोट्स का फायदा तभी है आपको जब आपको अपने नोट्स के हर एक वर्ड का मतलब पता हो। वरना मार्केट के अंदर कंटेंट की कमी नहीं है, नोट्स की कमी नहीं है, आपको कहीं भी नोट्स मिल जाएंगे आसानी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज रॉ वाटर, कच्चे पानी से क्या मतलब है? व्हाट इज रॉ वाटर? कोई बताना चाहेगा अपनी तरफ से कि व्हाट इज रॉ वाटर? बताओ भाई। एनीवन? पानी तो एक एक तो पानी आप पी रहे हो, आपके घर पे पानी होगा, क्या वो रॉ वाटर है? एक पानी आप नदियों में देखते हो, एक पानी आप नाले में देख रहे हो, रॉ वाटर से मतलब क्या आपका? देखो, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना फायदा है आपके लिए, है ना? मैं बता रहा हूँ आपको, इंगेज होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट के अंदर। व्हाट इज रॉ वाटर, कोई बताना चाहेगा?
आयुष। एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाई रॉ वाटर? इतनी देर में तो यार कुछ सर्च करके ही बता देता। हालांकि आपको सर्च नहीं करना है क्लास के बीच बीच में, अपना दिमाग चलाना है। रॉ वाटर से बेसिक मतलब हमारा होता है कि वो पानी जिससे हमने कोई छेड़खानी ना की है। सिंपल सी बात ये है, वो पानी जिससे हमने कोई छेड़खानी ना की हो। सपोज आपके घर के पास से कोई नदी बह रही है, वो जो पानी बह रहा है जिसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, नेचुरली हो सकता है वो ट्रीट हो रहा हो पानी, जो कि बह रहा है, बहते बहते पानी के अंदर ऑक्सीजन घुलती जाती है और पानी खुद ब खुद भी ट्रीट होता जाता है। रॉ वाटर कैन बी प्योर ऑल्सो। हो सकता है उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो। रॉ वाटर कैन बी इम्प्योर ऑल्सो, हो सकता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटी हो। रॉ वाटर के अंदर हो सकता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि रॉ वाटर कैन बी प्योर, यस रॉ वाटर कैन बी प्योर, रॉ वाटर से मेरा मतलब बस इतना है कि भाई वो पानी जिसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है ना। सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि वाटर विच इज नॉट आर्टिफिशियली ट्रीटेड, वाटर विच इज नॉट आर्टिफिशियली ट्रीटेड, सिंपली इसको हम बोलते हैं रॉ वाटर। चल, हमने रॉ वाटर के बारे में बात कर ली है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था वाटर डिमांड के अंदर हम दो सेगमेंट देखते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमारा रहता है पर कैपिटा डिमांड के बारे में बात कर, और सेकंड सेगमेंट हमारा रहता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी भी सिटी के लिए जब हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करते हैं, फॉर एनी सिटी, जब भी हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करते हैं तो हमें चाहिए होती है क्या, पर कैपिटा डिमांड, कि एक पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की एक दिन के अंदर। तो हम टोटल पॉपुलेशन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम पता कर पाते हैं बाद में जाकर कि ओवरऑल डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एक यहाँ पर नोट पॉइंट दे रहा हूँ छोटा सा, एक मिनट, एक छोटा सा नोट पॉइंट देते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं कि द फॉलोइंग क्वांटिटीज मस्ट बी नोन इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू डिजाइन अ रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, डिजाइन अ वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम। एक, फॉलोइंग क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करना चाहते हो। कौन कौन सी वो क्वांटिटीज हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी जो हमें पता होनी चाहिए वो है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ कम्युनिटी इन अ ईयर। लिखता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय कम्युनिटी। आप जिस भी कम्युनिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हो, उस पूरी कम्युनिटी को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय कम्युनिटी इन अ ईयर। और इसी टर्म को मैं बोल देता हूं एनुअल ड्राफ्ट। एनुअल ड्राफ्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो एनुअल डिमांड। सपोज कुछ शहर तो हमारे पहले से ही बसे हुए हैं ना। जैसे कि सपोज मुझे एक कोई सिटी प्लान करनी है, ऐसे दो मेरे पास करंट एग्जांपल्स हैं जो कि लास्ट डिकेड के अंदर, लास्ट टू लास्ट डिकेड के अंदर दो सिटीज, बहुत फेमस सिटीज हैं जो कि डेवलप हुए हैं इन इंडिया, दैट इज ग्रेटर नोएडा एंड गुड़गांव। दो एग्जांपल है मेरे सामने। दोनों ही सिटी जो है वो सिमिलर टाइप की उनकी लगभग लगभग कंडीशंस हैं। दोनों ही लगभग लगभग आईटी हब बन चुके हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना।
तो एक सिटी मेरे पास पहले से थी, दूसरी सिटी में नई और बनाने वैसे ही मैं कोई और सिटी अगर डिजाइन करने वाला हूँ, लाइक ग्रेटर नोएडा या फिर गुड़गांव, तो वहां पर जितने लोग आज की डेट में रह रहे होंगे, उसके हिसाब से मैं पता कर सकता हूँ कि ओवरऑल कितने पानी की जरूरत पड़ रही है उस सिटी को सर्व करने के लिए। जब भी आप कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो हम पास्ट के डेटा का उसके अंदर इस्तेमाल हमेशा करते हैं भाई, है ना। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले हम पता कर ले रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ ईयर, जिसको हमने क्या बोल दिया, एनुअल ड्राफ्ट या फिर एनुअल डिमांड बोल दिया सिंपली। ड्राफ्ट और डिमांड एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अमाउंट, देखो ये टर्म, फिर आप कह रहे हो सर क्या कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई, बहुत काम की चीज है ये। डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी हुई किसी न किसी एग्जाम के अंदर। आप प्रीवियस ईयर लगाना, जिसके अंदर सारे स्टेट के एई के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन यही मिल सकता है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई अ पर्सन। बाई अ पर्सन से पहले हम देखते हैं कि बाई कम्युनिटी, बाई कम्युनिटी लिख लेते हैं, बाई कम्युनिटी इन अ डे। क्या बोला है मैंने, इन अ डे बोला है। एक दिन के अंदर कितने पानी की रिक्वायरमेंट है उस कम्युनिटी के लिए। तो मैं क्या करूं, मेरे पास पूरी साल की रिक्वायरमेंट पता है, तो क्या मैं एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, उससे डिवाइड लगाकर ये पता नहीं कर सकता जो भी टर्म मैंने लिखी हुई है। और इस टर्म को बोल देता हूं मैं क्या, इस टर्म को बोल देता हूं मैं एवरेज। क्योंकि मैं नंबर ऑफ डेज से मैंने डिवाइड लगा दिया है, तो यहां पर मुझे एक एवरेज वैल्यू मिलती है। एवरेज एनुअल डेली ड्राफ्ट, डेली डिमांड बोल दो, या फिर आप बोल दो एवरेज एनुअल डेली ड्राफ्ट। सपोज अगर ये ओवरऑल डिमांड थी मेरे पास वी, तो इसको मैं डिनोट करूंगा वी अपॉन 365 से। ये मुझे क्या मिल गया, एवरेज एनुअल डेली डिमांड की ऑन एन एवरेज डेली रिक्वायरमेंट उस कम्युनिटी की थी क्या, कितने मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट वो कम्युनिटी कर रही थी एक दिन के अंदर ऑन एन एवरेज। और थर्ड टर्म मैं यहां से कॉइन करता हूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूं अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन ओनली इन अ कम्युनिटी। और इस टर्म को बोलता हूं एवरेज एनुअल, एवरेज एनुअल पर कैपिटा। पर कैपिटा, देखो कैपिटा वर्ड का मतलब होता है पर्सन बेसिकली। एवरेज एनुअल पर कैपिटा डेली डिमांड इन कम्युनिटी इन अ डे, ये वर्ड और लगाओ आगे तभी करेक्ट बनेगी बातचीत। एवरेज एनुअल पर कैपिटा डेली डिमांड बोल दो या ड्राफ्ट बोल दो, एक ही बात है। इस हर टर्म का मतलब मोटा मोटा ये बना कि एक दिन के अंदर एक पर्सन के द्वारा कितने पानी की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो टर्म मेरे पास है वी अपॉन 365 की पूरी कम्युनिटी को एक दिन में कितने पानी की रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर मैंने पॉपुलेशन से और डिवाइड लगा दी। उसके अंदर मैंने पॉपुलेशन से और डिवाइड लगा दी, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज एनुअल डेली डिमांड, एवरेज एनुअल पर कैपिटा डेली डिमांड, या फिर एवरेज एनुअल पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट, एक ही बात है। और आईएस कोड ने हमारे, चूंकि ये काम हमें बार बार ना करना पड़े, हमारे आईएस कोड ने बहुत सारी सिटीज के ऊपर एनालिसिस किया, और एक पर्सन को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है इस स्टडी को, इस बिहेवियर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज के लिए उसने वैल्यूज कोड के अंदर दी। और वो कोड है हमारे पास IS 1172। आपके ग्रुप पर भी वो कोड भेज दूंगा मैं, आप देख लेना, उसको पढ़ लेना, वो बहुत डिटेल के अंदर कोड है। उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ये वो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। आपको इतना डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बहुत अंदर से जाके नहीं पूछते हैं, वो ऊपर ऊपर से पूछते हैं कि भाई डोमेस्टिक में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, या फिर टोटल डिमांड कितनी है, फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछते रहता है। ठीक है।
हालांकि मैं आपको कोड भेज दूंगा, लेकिन उस कोड से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। और वो कोड के अंदर वैल्यूज सब यहीं से निकल के आई हैं, जो ऊपर की मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि ओवरऑल जो पर कैपिटा वैल्यूज हैं, पर कैपिटा डेली डिमांड वाली वैल्यूज हैं, जो कि आईएस कोड के अंदर मेंशन है, वो कहाँ से आई होंगी? वो इन 3 स्टेप्स से होते हुए आई होंगी। हालांकि ये काम हमारे लिए आईएस कोड ने पहले से कर दिया है। और नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता रहता है इससे, है ना। हर चीज इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तुम फॉलो करेंगे इसके लिए IS 1172 1993, है ना। IS 1172, 11 बार। मेरे घर पे जो कार थी उसका नंबर भी यही था, इसलिए मुझे तो हमेशा याद रहता है ये कोड, IS 1172, है ना। चलो, तो यहां पर हम एक टेबल की फॉर्म के अंदर बात कर लेते हैं, है ना, ताकि कम लिखे में हमारा ज्यादा काम चल जाए, है ना। जहां पर हमें ज्यादा इलेबोरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम ज्यादा इलेबोरेट करेंगे, जहां पर कम से काम चल जाएगा कम में चला लेंगे, टाइम बचाना है भाई। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, याद रखना हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं लोग, आपको नहीं करनी है ना। फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन की अगर बात करूं, ठीक है, तो एक तरफ मैं हेडिंग देता हूं टाइप ऑफ। बिल्कुल भाई, इससे अभी हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे जाकर, है ना। इससे न्यूमेरिकल ही बनता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपसे, सिंपल आपसे बोल देगा कि भाई इस सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, पर कैपिटा डिमांड इतनी है, आप बताओ ओवरऑल एवरेज एनुअल डेली डिमांड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक मल्टीप्लीकेशन वाले 9th 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर निकाल देना। बस आप टर्म, सारी की सारी टर्म से फेमिलियर होंगे तो आपको क्वेश्चन में ना तो कुछ याद रखना है आपको, ना आपको कोई रट्टा मारना है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केवल कंसेप्ट के थ्रू। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की खासियत यह है कि आपको विदाउट रिवीजन भी आप 10 में से 4 क्वेश्चन इसके लगा दोगे, 5 लगा दोगे आराम से। 5 चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे उसके अंदर आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। चलो, इसको हम टेबल की फॉर्म में देख रहे हैं। फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, एक तरफ मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ पर कैपिटा डिमांड। आप लोग से मैंने भी बात की थी पर कैपिटा डिमांड के बारे में, क्या मतलब था इसका पर कैपिटा डिमांड का, कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, डेली की डिमांड, पर कैपिटा डेली डिमांड देता हूँ। और प्रिसाइजली बात कर लेते हैं पर कैपिटा डेली डिमांड, जो कि सारी की सारी वैल्यूज में लिखता हूँ LPCD। एक और नई टर्म निकल के आती है मेरे पास, LPCD क्या मतलब हुआ इसका भाई? लीटर पर कैपिटा पर डे। कैपिटा का मतलब मैंने आपको बताया था पर्सन, यानी कि एक पर्सन की एक दिन में कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलता हूं मैं पर कैपिटा डेली डिमांड। एक दिन के अंदर एक पर्सन की कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने क्या बोल दिया? पर कैपिटा डेली डिमांड। ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, आपको समझने में यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप ऑफ डिमांड जो लिखने जा रहा हूँ, दैट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। याद रखना ऊपर मैंने हेडिंग क्या दिया हुआ है, फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, जो कि एक एवरेज इंडियन टाउन की बात हो रही है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई सिस्टम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, जो छोटे शहर हैं हमारे पास, वो एक एवरेज इंडियन टाउन में आ सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो टाउन्स हैं वो ऐसे ही हैं अभी, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड है कुछ शहरों को अगर छोड़ दिया जाए। तो अभी फिलहाल हम एक एवरेज टाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं, और एग्जाम में लिख के आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन दैट केस इज 135 LPCD। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एज पर IS 1172 फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज 135 LPCD। डोमेस्टिक के अंदर कौन कौन सी टाइप की डिमांड आती है, आपसे डिस्कशन कर ले रहा हूँ, लिखाने की जरूरत नहीं आई थी। जैसे कि आप अपने घर के अंदर जिस भी जरूरत के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज बाथिंग के लिए, किचन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए,
वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, है ना, घर की सफाई के लिए। तो वो सारी की सारी डिमांड्स किसके अंदर आती हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंदर आ जाती हैं, जिसकी वैल्यू कंप्यूट की गई 135 एलपीसीडी। एक एवरेज डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू ले ली गई। भाई थोड़ा सब्र भी करो, बिल्कुल 200 एलपीसीडी भी लिखा है तो वो कहाँ पे होता है बता दिया जाएगा अभी। एकदम बहुत कह रहा हूँ, इसमें काफी लोगों को डाउट रहता है, इसलिए कौन सी चीज एकदम ठीक है उसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है, ताकि आपको डाउट ना मिले, है ना। क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी हमें ऑप्शंस के हिसाब से भी आंसर देना पड़ता है। अगर ऑप्शन के अंदर 135 नहीं दिया तो हमें मजबूरी में 200 मारना पड़ता है, ठीक। कहाँ पे 200 ठीक करेंगे, कहाँ पर 135 ठीक करेंगे, इसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। थोड़ा वेट कर लो, सब्र रखो बस। सेकंड टाइप ऑफ वाटर डिमांड हम देख रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। बात करी जाएगी, है ना, बिल्कुल बात करेंगे। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, आप पूरा टॉपिक सुनोगे तो शायद आपको डाउट कम से कम ही आएंगे। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड बहुत ज्यादा वेरी करती है, पर चूंकि यहाँ पर एक एवरेज इंडियन टाउन के बारे में बात हो रही है, तो वो एक मिनिमल वैल्यू ही हम इसकी मान के चल ले रहे हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि भाई वो सिटी कैसी है। बहुत छोटा शहर होगा तो उसके अंदर इंडस्ट्री ना के बराबर होगी, बड़े शहरों में ज्यादा इंडस्ट्री होंगी, तो वहां पर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री के लिए। वैसे तो ये वेरी करती है 50 से लेकर 450 तक, पर हम यहाँ पर फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, बहुत एक छोटे कस्बे के लिए बात करी जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 एलपीसीडी। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज पब्लिक यूज। पब्लिक यूज, पब्लिक यूज में जैसे आते हैं हमारे पास गार्डनिंग हो गया, हम देखते हैं क्या वॉशिंग ऑफ रोड्स वगैरह, सड़कें भी साफ होती हैं, इन सब पर्पस के लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये लगभग लगभग मोटा मोटा हम डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं दैट इज 15 एलपीसीडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर लॉसेस एंड थेफ्ट के बारे में। होता क्या है, जब पानी का आप सप्लाई करते हो, अगर सिटी काफी बड़ी होती है, लार्ज सिटी है काफी, सपोज दिल्ली एग्जांपल ले लेते हैं, बनारस का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कोई बड़ा शहर है, तो उसके अंदर आपको लंबी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी शहर के अंदर। जब आप लंबी पाइपलाइन बिछाएंगे तो उसमें से लीकेजेस वगैरह भी होते हैं, पानी की चोरी भी हो जाती है, तो दैट कैटेगरी विल बी अंडर लॉसेस एंड थेफ्ट कैटेगरी। एंड उसके लिए भी कुछ ना कुछ अलाउंस छोड़ा गया है, कि पहले से मान के चल रहे हैं कि भैया 55 एलपीसीडी के बराबर पानी अप्रोक्सीमेटली, जो कि हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड होता है, ऑफ टोटल वाटर डिमांड। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है किसी एग्जाम के अंदर, कि लॉसेज एंड थेफ्ट को हम कितना मान सकते हैं। 15% के आसपास आप मान के चल सकते हो, 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। जो चीज एग्जाम में पूछी जा रही है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और 135 एलपीसीडी जो कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, ये भी हम मानते हैं, एग्जाम में पूछता है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली टोटल वाटर डिमांड, तो दैट इज 50 से 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। 50 से 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड में से 100, सॉरी, 100% डिमांड में से 50 से 60% तो घरेलू जरूरतों में ही खर्च हो जाता है, नहाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इन सारी चीजों में 50 से 60% के आसपास। ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं दैट इज व्हाट, फायर डिमांड। अगेन फायर डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अभी अप्रोक्सीमेटली अगर हम वैल्यू कोई देनी हो फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, तो हम देखते हैं 25 एलपीसीडी। और इन सभी को आप अगर ऐड करते हो तो हमें देखने को मिलता है 270 एलपीसीडी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस टेबल की तरफ अगर आप गौर से देखोगे, अभी अगर इस टेबल को अगर आप गौर से देखो, तो इस टेबल से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन व्हाट इज द टोटल वाटर डिमांड। आपका आंसर रहेगा 270 एलपीसीडी सर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन, तो आपका आंसर रहने वाला है 135 एलपीसीडी, जो कि 50 से 60% होता है टोटल वाटर डिमांड के। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है दैट इज व्हाट, कि भैया कितना परसेंट ऑफ टोटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो हमारा लॉसेज एंड थेफ्ट में चला जाता है, तो 15% के आसपास। ठीक है। सर एक बात है आपको भी सर। कुछ 3 4 वैल्यूज यहाँ से याद रख के चलनी है। ठीक है सर भाई, एक बात है सर। क्लियर है? यहाँ तक कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर एक यहाँ तक बात है। क्लियर है? कंफर्म करना पड़ेगा आपको, क्लियर है तो, है ना, लिख सकते हो क्लियर है।
क्लियर है का मतलब मेरे सेंस में मतलब होता है कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है का मतलब ये नहीं कि सब कुछ साफ है। अरे भाई थोड़ा सब्र तो करो। सब्र है कि नहीं है कुछ? सब्र ही नहीं है यार। अभी एक एवरेज इंडियन टाउन के बारे में बात चल रही है। ठीक है। अगर आपकी मेंटेलिटी ये रही ना आगे चल आगे 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 चलने की, तो सही बता रहा हूँ आप समझ कम पाओगे चीजों को, है ना। मैं अगर पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो इसका मतलब डाउट उस पॉइंट तक का पूछना है आपको जहां तक मैंने पढ़ा दिया है। आगे आगे नहीं भागना है ना। जो जोश में होश नहीं खोना है ना। चलो। जी मैंने बात कर ली फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन के बारे में। अब मैं एक नोट पॉइंट देने जा रहा हूँ। अब मैं देने जा रहा हूँ एक नोट पॉइंट, सॉरी ये क्या हो गया। हाँ। मैं एक नोट पॉइंट देने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम। फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम। फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम यानी कि फॉर हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी, यानी कि वो कॉलोनीज जहां पर लोगों की इनकम बहुत हाई है ना। डेवलप्ड एरिया है, काफी ज्यादा है वो, वहां पर हाई इनकम ग्रुप के लोग वहां पर रह रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में से काफी सारी कॉलोनीज हैं, यहाँ पर काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, फुल फ्लशिंग सिस्टम उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है ना। इसके लिए बोलता हूँ हाई इनकम ग्रुप कॉलोनीज, शॉर्ट में बोलते हैं HIG कॉलोनीज। बोलता है कि फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम आपको ध्यान में जो दो वैल्यू रखनी है जो एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, हालांकि मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा, आपको सारी याद करनी है। 100, कम से कम 100 150 वैल्यूज होंगी, सारी तो याद कर नहीं पाओगे, जो एग्जाम के अंदर आती है वही आपको पढ़नी है बार बार, है ना? तो फॉर फुल फ्लेशिंग सिस्टम यानी कि फॉर HIG कॉलोनी, हाई इनकम ग्रुप कॉलोनीज, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो मानी गई, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, वो हम मान लेते हैं 135 से 225 LPCD के बीच में। वो भी डिपेंड करता है कि कितनी हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी है। फिर भी एक मोटा मोटा एवरेज वैल्यू इसकी हम ले लेते हैं 200 LPCD। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेंज गिवन नहीं है तो आपको आंसर क्या देना है, 200 LPCD फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम। फुल फ्लशिंग का मतलब है कि आपने अगर किसी छोटे से काम के लिए भी वॉशरूम का इस्तेमाल किया तो 5 लीटर पानी आपने फ्लश करके बहा दिया, दैट इज फुल फ्लशिंग सिस्टम। जबकि हर इंडियन सोसाइटी में जितने भी हमारे शहर हैं छोटे मोटे, हर जगह ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती, लोगों के घरों के अंदर ये वेस्टर्न वॉशरूम्स नहीं है। पर अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फ्लशिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर डोमेस्टिक वाटर डिमांड बढ़ जाती है। और वो कितनी हो जा रही है, 200 LPCD के बराबर हो जा रही है। और टोटल वाटर डिमांड का जो कंपोनेंट है, टोटल वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड के बारे में बोलते हैं कि वो वेरी करता है 250 से 350 LPCD के बराबर, अप्रोक्सीमेटली। और अगर कोई रेंज अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू, तो हम जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मारने वाले हैं वो मारने वाले हैं 335 LPCD। दिस इज टोटल वाटर डिमांड इन केस ऑफ हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी। तो जो स्टूडेंट अभी बोल रहा था कि 335 होता है सर, जी भाई हाँ बिल्कुल होता है 335, पर वो होता है फॉर हाई इनकम ग्रुप कॉलोनीज। क्लियर है अब? ये जहां जहां मैंने स्टार बनाया हुआ है, ये वैल्यूज बहुत रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछते हैं और लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें एक नोट पॉइंट अलग से दिया है। अगर वो आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर वो आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है कि भैया कैसी कॉलोनी है, एवरेज इंडियन टाउन वगैरह है, हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी, कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम उस केस के अंदर 135 अगर ऑप्शन में है इसको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि जो चीज ज्यादा जगह पर प्रिवेल करती है उसी को हम कोट करते हैं। जैसे कि ज्यादातर इंडियन सिटीज कैसी हैं, एवरेज इंडियन टाउन है। तुम्हारा आंसर किसके हिसाब से बन जाएगा, एवरेज इंडियन टाउन के हिसाब से आंसर बन जाएगा। और अगर मेंशनड है पहले से एवरेज इंडियन टाउन पर, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर मेंशन है अलग से, हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी के लिए बात हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। अर्शीद अब आपको क्लियर है?
ठीक है, और आगे से ध्यान रखना, आगे आगे नहीं चलना है ना। टॉपिक खत्म हुआ होने के तो फिर। बाद ही इस बारे में बात करनी है। मैं अगर पूछता हूँ कोई डाउट है तो आपको जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें से डाउट पूछना है ना। क्योंकि हमें पता है भाई कहाँ कहाँ पे डाउट फंसता है बार बार, है ना। इतनी बार पढ़ाने के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि कहाँ कहाँ पे डाउट फंसेगा, है ना। तो आपको इस बात की चिंता नहीं लेनी है बार बार कि भाई ये टॉपिक, ये पॉइंट छूट कैसे गया। वो पॉइंट आगे आ रहा है नोट पॉइंट में यार, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। चल, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो वाटर डिमांड्स मैंने लिखी हुई है, ये सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पर है, IS 1172 में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, चल। और ये वैल्यूज इस चैप्टर के अंदर या फिर रॉ वाटर सप्लाई स्कीम की जो डिजाइनिंग है उसके अंदर इन वैल्यूज को माना गया है कांस्टेंट। जैसे कि जब मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि टोटल वाटर डिमांड मैं कैसे पता करता हूँ, ये कुछ ऐसी डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, छोटा सा एक और। टोटल वाटर डिमांड का मतलब, मेरा मतलब क्या था, टोटल वाटर डिमांड से मेरा मतलब था पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड यानी कि एक बंदे की रिक्वायरमेंट कितनी है एक दिन की, इसको आप टोटल वाटर डिमांड की जगह बोल सकते हो, एवरेज एनुअल डेली डिमांड भी बोल सकते हो। क्योंकि मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैपिटा डेली डिमांड की बात कर रहा हूँ। एक दिन के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि एक दिन में कितने पानी मुझे सप्लाई करना है उस सिटी के अंदर, एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है छोटा सा, है ना, इसके ऊपर आपको बस मल्टीप्लाई करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो पर कैपिटा डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाई जो भी आपने पॉपुलेशन फोरकास्ट की हुई है, पॉपुलेशन, सिंपली। अब इन दो कंपोनेंट्स के अंदर मैं देखता हूं कि पर कैपिटा डेली डिमांड तो कांस्टेंट चीज है, दिस इज कांस्टेंट। ये IS कोड के अंदर मेंशन है कि भैया हाँ एक दिन में एक बंदे की रिक्वायरमेंट इतनी होगी इस टाइप की अगर कॉलोनी वहां पर है तो। लेकिन पॉपुलेशन ऐसी चीज है जो कि लगातार वेरी कर रही है, ये डिपेंड करती है बर्थ रेट्स के ऊपर, डेथ रेट्स के ऊपर। पॉपुलेशन जो कंपोनेंट है दैट इज वेरिंग कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट मेरा वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से मैं क्या देख रहा हूँ, टोटल वाटर डिमांड या यानी कि एवरेज एनुअल डेली डिमांड भी क्या कर रही है, वेरी करती है मेरी। ये भी वेरी करती है इसलिए, क्योंकि पॉपुलेशन मेरा वेरिंग कंपोनेंट है इसलिए। आज पॉपुलेशन कुछ और है इस शहर की, 10 साल के बाद कुछ और होगी, 20 साल के बाद कुछ और होगी। कोई नया शहर में डिजाइन करने वाला हूँ, कोई नया शहर अगर मैं डिजाइन करने वाला हूँ तो उस केस के अंदर जो भी टारगेट ईयर है मेरी उसके हिसाब से मैं आंसर करता हूँ अपनी, उस टारगेट ईयर की पॉपुलेशन पता कर लूंगा कोई मेथड लगाकर, है ना। चल, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इन सारी डिमांड्स के अंदर एक डिमांड है मेरे पास, फायर डिमांड, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल पूछता है। तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फायर डिमांड के। आप JK SSB का पेपर उठा लो, हलवा हलवा से क्वेश्चन पूछता रहता है हलवा का मतलब मेरा है कि बहुत इजी क्वेश्चन इससे पूछता रहता है ना। तो नेक्स्ट मैं फायर डिमांड को अलग से बात करता हूँ, और हेडिंग दे रहा हूं मैं यहाँ पर फायर डिमांड। बहुत इजी इस तरीके से आपको लिखाऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि इन आपको फॉर्मूले इसके याद रखने पड़ेंगे। सारे फॉर्मूले जो भी लिखा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम के अंदर फॉर्मूला पूछ लेता है। जो मेरे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से पहला फॉर्मूला मेरे पास है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, दैट इज क्विचलिंग फॉर्मूला। क्विचलिंग फॉर्मूला, पहले हम सारे फॉर्मूले नोट डाउन करते हैं फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप थोड़ा सा बस लिख लेना। मैं लिखता हूँ फायर डिमांड इक्वल्स टू, क्विचलिंग ने जो फॉर्मूला दिया वो दिया था 3182, 3182 अंडर रूट ऑफ पी। यहाँ पर पी क्या है, QFD क्या है, सबके बारे में बात करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप लिख लो इसको। सेकंड हम बात कर लेते हैं फ्रीमैन्स फॉर्मूला की। फ्रीमैन्स फॉर्मूला, फ्रीमैन से पहले चलो बात कर लेते हैं बस्टन फॉर्मूले की, एक जैसे दिखते हैं ना इसलिए। बस्टन्स फॉर्मूला, बस्टन फॉर्मूला बोलता था कि भैया फायर डिमांड इक्वल्स टू, यहाँ क्विचलिंग ने माना था 3182, ये सारे के सारे इंपेरिकल फॉर्मूले याद रखना, इंपेरिकल फॉर्मूले हैं। बस्टन ने बोला था 5663 अंडर रूट ऑफ पी, 5663 अंडर रूट ऑफ पी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीमैन्स फॉर्मूला।
सॉरी, तो बोलता था फायर डिमांड इक्वल्स टू 1136, 1136 P/5 + 10। ये है मेरे पास फ्रीमेंस फॉर्मूला। और ऊपर मैंने अभी तक ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, इन सभी के अंदर क्यू एफ डी का मतलब क्या है? फायर डिमांड इन लीटर्स पर मिनट, लीटर्स पर मिनट। और पी क्या है? पी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। आराम से आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, बताओ फायर डिमांड कितनी होगी यूजिंग क्विचलिंग फॉर्मूला। तो आप मुझे बताना, अगर क्वेश्चन के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपसे छोटा सा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि पॉपुलेशन इक्वल्स टू 1 लाख, तो क्विचलिंग फॉर्मूला मेरा बोलता था फायर डिमांड इक्वल्स टू 3182 √P। तो इस फॉर्मूले के अंदर P की वैल्यू में क्या डालूं? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P इन दिस फॉर्मूला? बताओ। लोग इसको जल्दीबाजी में भूल जाते हैं और गलत कैलकुलेट कर देते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, बता दो भाई कि यहाँ पर P की वैल्यू में क्या डालूं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P जो मुझे यहाँ पर पुट करनी है इस फॉर्मूले में? जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P इन दिस फॉर्मूला? बताइए प्लीज। बिल्कुल है ना। सब लोग ध्यान रखना इस चीज को, क्या कहते हैं, हम 1 लाख को 100 के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आजकल तो इंटरनेट का जमाना, अब तो आपको समझ में आ गया, वो के लिखा होता है, 100 के, 20 के, है ना। के का मतलब क्या है? 1000। तो यहाँ पर पी की वैल्यू आपको, सॉरी, के का मतलब 1000 है, पी की वैल्यू यहाँ पर आपको 100 पुट करनी है ना। तो जब आप पी की वैल्यू यहाँ पर 100 डालोगे, तो 3182 √100, जो कि होता है 10 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा 31820। और ध्यान रखना भाई, यूनिट क्या रहने वाली है? लीटर पर मिनट। क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूले के अंदर आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंपेरिकल फॉर्मूलेज में आपको फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, उस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं उनकी यूनिट्स क्या इस्तेमाल की गई हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ना? वैसे ही ऊपर के तीनों फॉर्मूले के अंदर पी की वैल्यू किसके अंदर है? पी की वैल्यू है थाउजेंड्स के अंदर डालनी है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। एंड जो मुझे फायर डिमांड मिलने वाली है इन तीनों ही फॉर्मूलों से, वो मिलने वाली है लीटर पर मिनट के अंदर। हालांकि ये तीनों ही फॉर्मूले से वैल्यू अलग अलग मिलेगी आप, तीनों अलग अलग लोग थे, तीनों ने अपने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है? चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। अभी रिसेंट में यूपी के अंदर एग्जाम हुआ था एई का, तो उसके अंदर इससे क्वेश्चन आया था, अंडर राइटर्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। वो बोलता है क्यू फायर डिमांड, क्यू एफ डी इक्वल्स टू 4637 √P 1 - 0.01 √P इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख। याद रखना ये चीज है। अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है 4637 √P 1 - 0.01 √P। एक तो इसको देखो, मैंने तो याद ऐसे रखा था, आप चाहो तो आप भी याद रख सकते हो, हालांकि मेरी हैबिट नहीं है इस तरीके से चीजों को याद कराना, पर चूंकि ये फॉर्मूले में थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि 4367 है या 4637 है, तो मैंने ऐसे याद रखा है। देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, +2,
-3 +4, 2 3 4, अल्टरनेट प्लस माइनस करना है। मैंने ऐसे याद रखा, तो बाकी आपकी मैं ऐसी चीजें रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर फिर भी आपके लिए बता दिया, आप अपना कोई तरीका सोच लो इसको याद रखने का, क्योंकि आपको याद तो इसको रखना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये होता है फॉर पॉपुलेशन, अगर आपकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो। और अगर आपकी पॉपुलेशन, यहां पर भी याद रखना, ये लीटर पर मिनट के अंदर ही वैल्यू मिलती है, और पॉपुलेशन थाउजेंड्स के अंदर ही है। पी इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। एंड इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 2 लाख, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो जाती है, ऐसे केस के अंदर बोला जाता है कि फायर डिमांड जो आपको देनी है, वो हमको देनी है 56,400 लीटर पर मिनट, इतने डिस्चार्ज से, फॉर फर्स्ट फायर। और एक एक्स्ट्रा बैकअप बना के और रख लेते हैं, एक बार मान लो आग बुझाई, फिर से आग लग जाती है, तो प्लस एडिशनल एक्स्ट्रा जो हम बचा के रखते हैं, दैट इज 9100 से 36,400 लीटर पर मिनट फॉर सेकेंड फायर। जरूरत नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा रिक्वायरमेंट हो ही। बाई चांस अगर फिर से आग लग जाती है, सेकंड फायर, फिर उसी जगह पर, उसी सेम जगह पर फिर से आग लगती है, तो सेकंड फायर के केस के अंदर हम 9100 से 36,400 लीटर पर मिनट के बीच में लेके वैल्यू चल सकते हैं। ये सब कुछ फिक्स है उसी, ये जो फॉर्मूला इस बंदे ने दिया है, उसने अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इस फॉर्मूले को दिया है, इन वैल्यूज को दिया है। ठीक है। अगर पहली बार आग लगती है तो 56,400 लीटर पर मिनट, दूसरी बार आग लगती है, एडिशनल सेफ्टी के लिए हमने 9100 से 36400 लीटर पर मिनट तक प्रोविजन और दे रखा है। ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन ही आया था एग्जाम के अंदर। मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ था उसके अंदर, बस घुमा फिरा रखा था, फॉर्मूले को आगे पीछे कर दिया था। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला बताओ, नंबर ले जाओ फ्री, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन करने को देते हैं। इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ आपको, इट इज पांचवा जो फॉर्मूला है मेरे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फॉर्मूला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फॉर्मूला, सॉरी। पर यहां से जो हमें डिस्चार्ज मिलता है, वो मिलता है वॉल्यूम की टर्म्स के अंदर, दैट इज इन किलो लीटर्स, और वो हम निकालते हैं 100√पी से। यहाँ पर भी पी क्या है, थाउजेंड्स के अंदर पुट करना है। जहां जहां जितने भी फॉर्मूले हैं, सबके अंदर पी की वैल्यू थाउजेंड के अंदर है। बस एक ही जगह डिस्चार्ज हमारा किलोलीटर्स के अंदर है, मतलब वो क्योंकि ये वॉल्यूम ही है, डिस्चार्ज तो क्या ही बोलना चाहिए इसको। और बाकी सारे फॉर्मूले जो हमें मिल रहे हैं, वो किसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं डिस्चार्ज की, लीटर पर मिनट के अंदर दे रहे हैं। याद रखना, कभी कभी ऑप्शंस के अंदर यूनिट भी चेंज कर सकता है, वो लीटर पर मिनट की जगह लीटर पर डे में भी पूछ सकता है वैल्यू, है ना। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो आपको एक क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज, मुझे क्वेश्चन देना चाहिए, मैं देखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बोलता हूँ, फॉर अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन 1 लाख, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फायर डिमांड यूजिंग। सारे फॉर्मूले एक बार अप्लाई कर लो, आपको आसानी रहेगी याद रखने में। एक बार सबको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्विचलिंग फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाओ, क्विचलिंग्स फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फायर डिमांड की वैल्यूज आपको लीटर्स पर मिनट के अंदर ही बता दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस्टन्स फॉर्मूला। आपको देखो सॉल्व करने पड़ेगा क्वेश्चन, आप अगर एफर्ट दिखाओगे तभी मैं फिर ज्यादा एफर्ट दिखा पाऊंगा, वरना तो नॉर्मल क्लास जैसे चलती चलती रहेगी। थोड़ा एफर्ट आपको भी दिखाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट इज फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फोर्थ इज, मैं बात करता हूं, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। अंडर राइटर्स फॉर्मूला। इन चारों से आप मुझे वैल्यू निकाल के बताओ।
इन चारों से फायर डिमांड की वैल्यूज क्या निकल के आ रही हैं? आप ऐसे लिखना, क्या कहते हैं, चारों वैल्यूज लाइन से लिख देना है ना, कॉमा लगाकर। पहले आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, एक साथ चारों आंसर आने चाहिए। और आंसर दो खटाखट। ये आंसर निकालना जरूरी है, तो क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा अभी। जो डिस्कशन है अगला, इसके बारे में बात करेंगे फिर। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो समझ में ना आए तो पूछो, और समझ में आ रहा है तो सवाल लगा के देखो। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। सारे निकाल दो, और भी लोग सॉल्व करो यार। रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो कहीं के, तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो, सॉल्व करो। आपके जेई का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन, डायरेक्ट। 34080, कौन से फॉर्मूले से आ रहा है ये आंसर? 34080। आयुष, सॉल्व कर रहे हो भाई? मुदस्सर अली, आप सॉल्व कर रहे हो? यही दिक्कत है, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही करके आना भाई। पूछा हो, क्या कहते हैं इसमें, चारों में से एक भी जगह मैंने लिखा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फॉर्मूला, उससे आंसर निकाल के दे रहे हो। जैसा आंसर आयुष ने दिया था, वैसा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से भी, है ना? कि चारों आंसर एक साथ लिख के दिखाओ इस तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का आंसर बता रहे हो। नंबर ही फिर नेगेटिव ही देगा एग्जामिनर, क्यों देगा नंबर भाई? चलो, सॉल्व करते हैं इसको, है ना? सॉल्व क्या ही करना है, ओरल क्वेश्चन है। दिखा लेते हैं एक बार करके सॉल्व। पहला है हमारे पास क्विचलिंग फॉर्मूला। वैल्यू आपको जान पूछ के ऐसी दी ताकि कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। क्या बोलता है ये? फायर डिमांड इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट ऑफ पी, 3182 रूट ऑफ पी, 3182। क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन गिवन है 1 लाख। सारी फार्मूले के अंदर पॉपुलेशन मुझे थाउजेंड्स के अंदर डालनी है। यानी कि 100 के इज द पॉपुलेशन। यानी कि पी की वैल्यू क्या डालनी है? 100 डालनी है। पी की वैल्यू 100 डाल दोगे तो स्क्वायर रूट ओपन करोगे तो 10 बचेगा। 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 31820 लीटर पर मिनट। 10 की मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो यार आप 3182 के अंदर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से? नेक्स्ट हमारे पास है बस्टन्स फॉर्मूला। बस्टन्स फॉर्मूला, फायर डिमांड इक्वल्स टू 5663 स्क्वायर रूट ऑफ पी। अगेन 5663। पी की वैल्यू डालनी है मुझे किसके अंदर? थाउजेंड्स के अंदर। 100 के, 100,000 वैल्यू है पी की। फिर अगेन 100 का 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई, 56630 लीटर पर मिनट, ये भी याद रखनी है यूनिट। नेक्स्ट मेरे पास है फ्रीमेंस फॉर्मूला। ये क्या बोलता है? क्यू एफ डी इक्वल्स टू 1136 P/5 प्लस 10, यानी P/5 + 10। तो 1136, पी की वैल्यू अगेन कितनी है? 100 है, डिवाइड बाई 5 + 10,
100/5 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 + 10 30 हो गया। एक 1136 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 30 की, 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। 18 का 8 1, 9 और 1 3 3 9 और 1 10, 3 एकम 3 1 4, और 3 एकम 3 34080, एक जीरो एक्स्ट्रा था यहाँ पर, वो लगा दिया। लीटर/मिनट, एक वैल्यू ये आ गई 34080। और ऐसी कैलकुलेशन के लिए भैया अपना फोन उठा के कैलकुलेटर मत खोलना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है यही जेई के अंदर। कैलकुलेशन फास्ट करो, अपनी हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। याद रखना उस केस के इस फॉर्मूले में दो केस थे मेरे पास। अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो अलग अलग केस था, पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है तो अलग केस था। हमारे केस के अंदर सिंस पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने करेंगे भाई? हम करेंगे जो फॉर्मूला दिया गया है, ना कि डायरेक्ट जो वैल्यूज दी गई है। इस केस में फायर डिमांड इन लीटर्स पर मिनट निकल के आती है 4637, 234 √(p) 1 - 0.01 √p, या फिर हम इसको √p/100 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो 4637 √(100), 1 - 0.01 √(100), इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ये आ जा रहा है 4637 × 10, और ये बचेगा अंदर 1 माइनस, ये बचा मेरे पास 10, 10/100 यानी कि 0.1 बचेगा। ये हो जाएगा 0, ये तो वही रहेगा, ये 10 हो जाएगा। तो आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 0.1 बचेगा, और 1 - 0.1 इज इक्वल टू 0.9। 0.9 की 10 में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 9। तो 4637 × 9 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई। 9 7 63 का 3 हासिल 6, 27 6 33 का 3 हासिल 3, 9 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 36 और 5 41। ये हो गया है ना, लीटर/मिनट। ये आपको कैलकुलेशन हाथ से सॉल्व करनी है, कैलसी थोड़ी हुआ एग्जाम के अंदर आपके। देखो सारे आंसर ठीक है ना, बाकी लोग के भी आई थिंक आंसर आ रहे होंगे, ये है ना, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फॉर्मूले आपको अप्लाई करना सिखा रहा था और कुछ भी नहीं है। अब आप इन वैल्यूज को जरा ऑब्जर्व करना जरा। देखो पॉपुलेशन तो सेम ही थी भाई, कितनी? 1 लाख। पर हर फॉर्मूले से वैल्यू अलग अलग निकल के आ रही है। आप मुझे ये बताना कि इन सभी में सबसे कम वैल्यू किस फॉर्मूले से निकल के आई? ये तो कंपैरिजन करना आता ही होगा ना, गणित की मैथ की वैल्यूज देखकर बता पाओ कि भैया कौन सी वैल्यू छोटी ज्यादा है। तो कौन सा फॉर्मूला लीस्ट प्रेडिक्शन कर रहा है बताओ जरा, और कौन सा फॉर्मूला ओवर एस्टिमेशन कर रहा है? क्विचलिंग फॉर्मूले से वैल्यू मेरे पास जो निकल के आई थी वो आई थी 31,820। 56,000 हो गई वेस्टर्न में, फ्रीमेंस के अंदर तो हो चुकी है ये 34,000, उसमें 31,000 थी। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर के अंदर हो चुकी है वो 41,000। तो सबसे कम वैल्यू आ रही है क्विचलिंग फॉर्मूले से, है ना। सबसे कम आ रही है क्विचलिंग फॉर्मूले से, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार एग्जाम में के अंदर बहुत ही अनसेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, वैसे क्या ही पूछना चाहिए, पर फिर भी आप ध्यान रख लो क्योंकि एक बार आ चुका है किसी एग्जाम के अंदर, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि बस्टन फॉर्मूला, फ्रीमेंस फॉर्मूला एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला ओवर एस्टिमेट्स द फायर डिमांड। इसलिए जब भी एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता कि कौन से फॉर्मूले से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमेशा आपने पाया होगा हमेशा आपने पाया होगा कि क्विचलिंग फॉर्मूले वाला आंसर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। अगर मेंशन ही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है पॉपुलेशन मेंशन है एग्जाम के अंदर और ये मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना। तो एक लास्ट में एक पॉइंट लिख देता हूं कि बस्टन, कॉमा, फ्रीमैन, कॉमा, फायर बोर्ड फॉर्मूला, फायर बोर्ड फॉर्मूले ओवर एस्टिमेट्स ओवर एस्टिमेट्स द फायर डिमांड। ऐसे ही लिखा दिया जानकारी के लिए बस, ज्यादा इसको दिल में मत लेना। चलो।
नेक्स्ट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सब सभी को सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चाहो तो चैट में लिख सकते हो, मर्जी आप। या तो लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूंगा, ऑफ हो जाएगा ये बीच में। सर लास्ट पॉइंट ये नोट लिखा ना आपने सर, ये फिर से बताइए सर। बताओ भाई, कोई तकलीफ अभी तक? क्लियर है सब? कंफर्म कर लास्ट दो पॉइंट। कोई। तो आगे चलते हैं फिर हम। और आपको एक काम करना है, सब्जेक्ट को साथ में खत्म करना पड़ेगा आपको, हैंड टू हैंड। आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो चैप्टर बाय चैप्टर आप सॉल्व करते चलना। बिल्कुल, हाँ, रिपीट करता हूँ, लास्ट पॉइंट रिपीट करता हूँ, है ना? आप चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलना, और आप कोई भी डाउट आए तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, अलग से भी पूछ सकते हो, है ना? मैसेज करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। लास्ट पॉइंट मैंने ये डिस्कशन किया कि भाई आपने जैसे ऊपर अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, पॉपुलेशन 1 लाख थी, 100 के पॉपुलेशन थी, हमने अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। क्विचलिंग फार्मूले का इस्तेमाल किया, बस्टन फार्मूले का इस्तेमाल किया, फ्रीमेंस का इस्तेमाल किया, और फायरवुड वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल किया। इन सभी में मैं देख रहा हूँ कि बस्टन फार्मूले से वैल्यू आ रही है 56,000 के आसपास, इससे आ रही है 34,000 के आसपास, है ना? और बोर्ड फायर बोर्ड से वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 41,000 के आसपास। तो इन तीनों फॉर्मूले से वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, फ्यूचरिंग फॉर्मूला। तो हम बोल देते हैं कि देखो, अब होता क्या है, हर टाइम तो आग लगती नहीं, कभी कभी आग लगती है ना? तो जब हर टाइम आग लगती नहीं है, तो हर टाइम हमें ओवर एस्टिमेशन वाली वैल्यू को कंसिडर क्यों करना है? तो जो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि जो बस्टन फॉर्मूला है, फ्रीमैन फॉर्मूला है जो, या फिर फायर बोर्ड का जो फॉर्मूला है, वो फायर डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर रहा है ना? हालांकि सारी की सारी चीजें वेरी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी को लेकर, वो एरिया ऑफ कंसर्न कैसा है, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न वाला एरिया है, जैसे हमारी पार्लियामेंट वाला एरिया हो गया, मान लो सपोज कोई पार्लियामेंट का एरिया हो गया, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई हॉस्पिटल है ना? तो ऐसी जगहों पर हम ज्यादा सप्लाई को हमेशा रिजर्वॉयर के अंदर मेंटेन करके चलते हैं, जिसको हम बैलेंसिंग स्टोरेज भी बोलते हैं, इमरजेंसी स्टोरेज भी बोलते हैं, आगे जाकर बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि क्वेश्चनिंग फॉर्मूले से हमें कम से कम वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि आपने इस क्वेश्चन में देखा भी। चलो, अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आपको देखने को फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। और आपको इसको एक बार समझना है बस, और कभी भी रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आंसर कर सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। मैं यहाँ पर हर एक फैक्टर के बारे में लिखूंगा, और आपको बताना है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हुए बताना है कि कौन सा फैक्टर पर कैपिटा डिमांड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जैसे पहले फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज साइज ऑफ सिटी। साइज ऑफ द सिटी। पर कैपिटा डिमांड का मतलब आप जानते हो सर? इसका मतलब होता है V/365 इंटू पॉपुलेशन। बात की हुई है, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में बात की थी हमने, कि एक पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है एक दिन के अंदर ऑन एन एवरेज। पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डेली डिमांड को शॉर्ट में कभी कभी हम पर कैपिटा डिमांड बोल देते हैं। तो आप मुझे बताना कि साइज ऑफ द सिटी बढ़ने से पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? पर कैपिटा डेली डिमांड की बात हो रही है। वो बोल रहे हो कि सिटी का अगर साइज बढ़ रहा है तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ रही है। आपने आंसर तो दे दिया, पर आप शायद मुझे लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो कि। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताना कि आप अभी किसी भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, वहां रह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आप आज की डेट में 4 लीटर पानी पीते हो पर डे। योर ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज 4 लीटर पर डे। और मैं आपसे बोलता हूँ कि कल को आपका शहर थोड़ा बड़ा हो गया,
आपके शहर का जो एरिया था, वो एरिया आपके शहर का डबल हो गया, वहां की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तो क्या आप पानी ज्यादा पीने लग जाओगे? क्या आप 4 की जगह 5 लीटर पानी पीने लग जाओगे, या 6 लीटर पानी पीने लग जाओगे? बताओ भाई। अगर सिटी का साइज बढ़ने से पर कैपिटा डिमांड बढ़ जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट की सारी दिक्कत ही खत्म हो गई। वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने से पहले वो केवल छोटे छोटे शहर बनाए। बिल्कुल। अब तुमने एक पॉइंट थोड़ा ऐड किया है जो कि थोड़ा मानने लायक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। अगर सिटी का साइज बढ़ता है, तो आपको एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा उसकी लेंथ होगी, पाइपलाइंस की लेंथ ज्यादा होगी। उस सिटी के अंदर फिर और भी चीजें ऐड होती जाती हैं। उस सिटी के अंदर रोड्स की लेंथ बढ़ेगी, तो रोड्स की सफाई के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, पब्लिक यूज के अंदर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। उस सिटी के अंदर गार्डन्स आपको ज्यादा ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा गार्डन्स के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो ओवरऑल हम जो देखते हैं, जो टोटल वाटर डिमांड वाला कंपोनेंट था पर कैपिटा के अंदर ही, जो ये वाला कंपोनेंट था, 270 एलपीसीडी निकल के आ रहा था, ये हम देखेंगे कि बढ़ता जाएगा। जैसे सिटी का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टोटल वाटर डिमांड पर कैपिटा वाली ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर कैपिटा डेली डिमांड हम बढ़ती हुई पाएंगे। हालांकि एक आदमी पानी उतना ही कंज्यूम कर रहा होगा। अब चूंकि जब हम सिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली पॉपुलेशन की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो पर कैपिटा डिमांड उस केस के अंदर हमें बड़े शहर के लिए ज्यादा लॉसेस वगैरह भी होंगे, जैसे उन्होंने बताया, जब ज्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे हमको, और भी चीजों के अंदर हमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि सभी पे बढ़ता है। सारी की सारी पॉपुलेशन उसके लिए जिम्मेदार है। तो साइज ऑफ द सिटी बढ़ने से मैं देखता हूँ कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, पर कैपिटा डेली डिमांड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक। बिल्कुल। बिल्कुल। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बोलता हूँ इसके अंदर, बताना आप जरा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है, याद रखना ये। नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन, समर में बोल रहा हूँ और विंटर में बोल रहा हूँ। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि सीजन के अंदर किस सीजन के अंदर ज्यादा पर कैपिटा पानी की रिक्वायरमेंट होगी? किस सीजन के अंदर, समर में या विंटर में? बहुत ही जनरल चीज है कि समर के अंदर ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिलेगी, इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, विंटर। विंटर में हमको लेस वाटर डिमांड देखने को मिलेगी, बिल्कुल, है ना। समर के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज है यार, कॉमन सेंस है ना। सब कुछ आप फील कर सकते हो इसके अंदर, कुछ भी याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है। कम से कम याद रखना पड़े, इस तरीके से काम चलाओ। नेक्स्ट हम फैक्टर देख रहे हैं, दैट इज व्हाट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ गेंट्री, टाइप्स ऑफ गेंट्री, जेंट्री जो भी बोलते हैं इसको, एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, हैबिट्स ऑफ पीपल, जो भी वहां पर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कोई नहाता भी नहीं है, तुम भी नहाते हो अपने बारे में बता रहे हो भाई। हम तो कभी कभी नहा लेते हैं विंटर में भी, ऐसी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, टाइप ऑफ गेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। अभी मैंने बात की थी कि अगर कोई लो इनकम ग्रुप कॉलोनी है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अगर लोग वहां पर रह रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास फुल फ्लशिंग सिस्टम जैसी फैसिलिटी ना हो। उस केस के अंदर हम कम पानी को वेस्ट करते हैं। हाँ भाई, कश्मीर में ठंड हमेशा रहती है, पता है भाई, पता है, पता है। चल, अगर लो इनकम ग्रुप कॉलोनी है, LIG कॉलोनी है, ऊपर हमने वैल्यू से भी समझी ये चीज। और सेकंड ऑप्शन ले रहा हूँ, HIG कॉलोनी है, हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी है। वहां के लोगों की हैबिट्स ये है कि एक बार टॉयलेट किया, 5 लीटर पानी फ्लश कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर ज्यादा पर कैपिटा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इन कंपैरिजन ऑफ लो इनकम ग्रुप कॉलोनी। तो इस केस में HIG कॉलोनी में मोर निकल के आएगा, यहाँ पर लेस निकल के आएगा। ये चीज हमने वैल्यूज के थ्रू देखी ली है, देख लो आप। हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी के लिए वैल्यू निकल के आई थी 335 LPCD,
ये पर कैपिटा डिमांड ही तो है भाई, पर कैपिटा डिमांड। एक दिन में एक पर्सन के लिए 335 लीटर के हिसाब से हम अपनी स्कीम को डिजाइन करेंगे। हालांकि इतना हम खर्च नहीं कर पाते हैं एज एन इंडिविजुअल पानी को, पर गवर्नमेंट को तो डिजाइनिंग एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, है ना, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। रिच एंड अपर क्लास कंज्यूम कम्युनिटी वाटर, कंज्यूम मोर वाटर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, है ना। यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक। चलो, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब बताना जरा, अगर कोई ऐसा शहर हो जहां पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर ज्यादा होती है, तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट पर कैपिटल डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। कोई ऐसा शहर मान लेता हूं मैं जहां पर बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही, सपोज गाजियाबाद है, गुड़गांव है ना, और भी कोई मान लो जमशेदपुर, वहां पे टाटा स्टील के प्लांट्स हैं जो, है ना। तो ऐसी जगहों पर हम क्या देखते हैं, चूंकि इंडस्ट्री वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट वो कर रहा है। ओवरऑल मैं क्या देख रहा हूँ, पर कैपिटा डिमांड जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गया है, कमर्शलाइजेशन ज्यादा है, वहां पर ज्यादा है पर कैपिटा डिमांड मुझे देखने को मिल रही है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट में लेता हूँ क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। सॉरी, क्वालिटी ऑफ वाटर, रॉ वाटर नहीं, क्वालिटी ऑफ वाटर जो आप सप्लाई कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर। अगर आप क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर को बढ़ाते हैं, तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, क्या लगता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है ये। क्या लगता है आपको, अगर आप क्वालिटी ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, पर कैपिटल डिमांड पर क्या फर्क पड़ने वाला है, घटेगी या बढ़ेगी? मोर टेस्ट गुड। अब इसका मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं तो आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आप मुझे बताना कि अगर अगर सप्लाइड वाटर की क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड बढ़ जा रही है, गवर्नमेंट को ज्यादा डिजाइनिंग, ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि सरकार बहुत खराब क्वालिटी का पानी भेज दे, सप्लाई कर दे, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम ही सॉल्व, घटिया पानी भेजो एकदम खराब क्वालिटी का, डिमांड खत्म। क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर बढ़ने से होता क्या है, इससे होता क्या है कि जैसे मान लो अगर ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का पानी अगर म्यूनिसिपैलिटी आपके घर तक भेज रही है, तो हो सकता है आपको समरसेबल लगाने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है आपको किसी अदर मीन्स से पानी लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम जो स्कीम बना रहे हैं वो स्कीम गवर्नमेंट से लेकर कम्युनिटी के बीच की बात है। गवर्नमेंट इस स्कीम को बना रही है और इसको कंज्यूम कर रही है, इस स्कीम को जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी उनको पानी तो पिएगी, अगर सरकार पानी भेजे या ना भेजे। बहुत से शहरों में लोग खुद ही हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, समरसेबल पंप्स लगा रखे हैं। अगर सरकार पानी नहीं भेजेगी तो लोग समरसेबल का इस्तेमाल करेंगे, हैंडपंप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो पानी वो ग्राउंड से खुद ही कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, अगर आप नहीं भेजोगे तो। लेकिन आप अगर अच्छी क्वालिटी का पानी ज्यादा भेजोगे उनको, आप अगर अच्छी क्वालिटी का पानी उनको भेजोगे, तो उनको कहीं और से पानी को एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को फिर ज्यादा पानी के हिसाब से, ज्यादा पर कैपिटल डिमांड के हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर सप्लाइड वाटर की क्वालिटी आप अच्छी रखते हो, तो पर कैपिटल डिमांड इनडायरेक्टली क्या करती है, बढ़ ही जाती है, इंक्रीजेस। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, लोग कम से कम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। एक ही बात है, देखो, किसी शहर के अंदर अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों को पानी तो कंज्यूम करना ही करना है। दो ऑप्शन है, सरकार पानी भेजे या फिर वो लोग खुद पानी का इंतजाम करें। खुद पानी का इंतजाम करेंगे, कोई रेगुलेशन नहीं होगी, कितना भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लीटर की जगह 50-50 लीटर पानी से नहाएंगे, 100 लीटर पानी से नहाएंगे, खुद से पानी निकालेंगे समरसेबल से। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम रख दें कि भाई हाँ, सुबह 7 से लेकर 9 के बीच में पानी आएगा, भर के रख लेना, तो शायद आदमी थोड़ा कम खर्चा करेगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ सप्लाई वाटर अगर आप बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है,
कि डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्वालिटी ऑफ सप्लाई बढ़ रहा, आप अगर कम करेंगे तो जो डिमांड है वो घटेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूं, दैट इज व्हाट, सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई, दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं सप्लाई के। एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटी 24 घंटे, सातों दिन, 24/7 पानी को सप्लाई करती रहती है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं होता अक्सर वैसे। और सेकंड हम देखते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कि कौन से केस के अंदर पर कैपिटा डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई या फिर इन केस ऑफ इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि पानी पूरे दिन नहीं आएगा, कुछ टाइम सुबह के घंटों में आएगा, कुछ टाइम शाम के घंटों में आएगा, जैसे कि चंडीगढ़ में भी होता है। तो कौन से केस के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी व्हाट, पर कैपिटा डिमांड? बताओ भाई, कॉमन सेंस वाली चीजें सारी की सारी है। किस केस में यू विल सी मोर वो पर कैपिटा डिमांड, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई या फिर इन केस ऑफ इंटरमिटेंट सप्लाई? एग्जाम का क्वेश्चन है ना, याद रखना आपको ये। बताइए भाई, क्या बोलती पब्लिक? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस के अंदर हम देखते हैं, बिल्कुल हमें कोई टेंशन ही नहीं है यार कि यार पानी तो पूरे दिन ही आ रहा है ना, कितना भी खर्च करो, कितना भी फैलाओ, कितना भी नहाओ धुलाई करो अच्छे से, है ना। अगर लेकिन पानी की सप्लाई लिमिटेड होगी, आपको पता है कि भैया हाँ 2 घंटे पानी आया था, मैंने ऊपर वाला टैंक भर के रख लिया 1,000 लीटर का, अब इसी से पूरे दिन काम चलाना है। तो इंटरमिटेंट सप्लाई के केस के अंदर पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट कम देखने को मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर लेस बोल देता हूं और कॉन्टिन्यूअस में मोर बोल देता हूं। ठीक है, चलो। सेवेंथ पॉइंट ऑफ कंसर्न मैं देखता हूं यहां पर, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ द वाटर। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाटर के टैरिफ्स होते हैं। वाटर का टैरिफ जैसे बिजली का बिल आता है, वैसे ही पानी का भी बिल आता है, जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ वाटर को बढ़ाते हो, तो जाहिर सी बात है फिर लोग पानी को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे, कम बर्बाद करेंगे। जिस टाइम ब्रश कर रहे होंगे टैप को बंद रखेंगे, तो पर कैपिटा कंजम्पशन कम होगा। और इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ाने से पर कैपिटा डिमांड भी डायरेक्टली कैसी हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस। अगर आप कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो डिक्रीज करेगी, कॉस्ट को घटा देंगे, बहुत सस्ता पानी कर देंगे, फ्री में पानी बांटो, तो ज्यादा बर्बादी होगी पानी की, ज्यादा पर कैपिटा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट ऑफ कंसर्न बोलता हूं मैं, मीटरिंग सिस्टम। मीटरिंग सिस्टम का मतलब कॉस्ट की से जुड़ी हुई चीज ही है। मीटरिंग सिस्टम का मतलब है कि पानी का आप पैसा ले रहे हो। हर शहर के अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत सी जगह पानी का पैसा नहीं जा रहा है, फ्री में लोग पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पर बहुत से शहरों के अंदर मीटरिंग सिस्टम है, जहां पर इसका बकायदा क्या होता है, मीटर चलता है, बिल आता है कि भाई आपने इतना पानी कंज्यूम किया है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ईयरली या मंथली या क्वार्टरली, कैसे भी चार्ज कर सकते हो। तो मीटरिंग सिस्टम के होने से, अगर मीटरिंग सिस्टम होता है वहां पर, तो पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट कम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि फ्री की चीज की लोग बर्बादी करते हैं, पैसे की चीजों की बर्बादी शायद उतनी थोड़ी नहीं करेंगे, डिक्रीजेस, है ना। तो मीटरिंग सिस्टम लग जाने से, कोई ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द पर कैपिटा वाटर डिमांड। इन्हीं में से कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ चीजें रिड्यूस कर रही होंगी, कुछ चीजें इंक्रीज कर रही होंगी। आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी चीज रिड्यूस कर रही है। जैसे कि मीटरिंग सिस्टम लगाने से पर कैपिटा वाटर डिमांड कम हो जाएगी, जैसे कि इंटरमिटेंट सप्लाई लगाने से पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वाटर कम करोगे आप, पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। विंटर, जहां पे ठंड ज्यादा रहती होगी, कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर हम देखते हैं वहां पर लेस रिक्वायरमेंट होगी। साइज ऑफ सिटी अगर छोटा होगा तो कम रिक्वायरमेंट होगी पर कैपिटा इन कंपैरिजन ऑफ लार्जर सिटी, है ना। तो आपको ये सारी चीजें कॉमन सेंस से ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में हमने इनफ डिस्कशन कर लिया, आई थिंक ज्यादा कोई इसमें अब जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा सब कुछ, है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज व्हाट, वेरिएशन इन डिमांड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते रहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड। पहले बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? आई थिंक क्लियर ही होगा। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए, फिर ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड। अब होता क्या है, चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो लाइफ है, हमारी आपकी लाइफ, सबकी लाइफ, इन जनरल भी बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट तो थ्रू आउट रहते रहने वाली है नहीं। चेंजेस तो आते ही आते हैं हमेशा। वैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट में भी क्या, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। मान लो किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात कर रहा हूँ, शहर की बात छोड़ो, मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, अब कॉलोनी छोड़ो, मैं किसी एक पर्टिकुलर घर की बात कर रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ घर भी छोड़ दो, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ। कि आप डेली एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो? नहीं करते हैं भाई हम। हो सकता है किसी दिन हम ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हो, किसी दिन बहुत कम पानी कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल के की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो डेली के हिसाब से वेरी करती रहती है, ओवरली वेरी करती रहती है। जब एक इंडिविजुअल की वेरी कर रही है, तो भाई क्यों ना कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की डिमांड वेरी करेगी। तो मैं देखता हूं कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिटी की वेरी करती है टाइम के साथ साथ। वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। वो भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरिएशन इन डिमांड। हम किस किस तरीके के वेरिएशन की यहाँ पर बात करेंगे, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्मूलेज, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं। आपको अगेन याद रखने पड़ेगा इनको, और समझ जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरिएशन इन डिमांड इन केस ऑफ डेली लाइफ स्पैन। एक दिन का कंपैरिजन करने वाला हूं मैं। एक दिन का कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, आप देखना। मैं लिखता हूं मैक्सिमम डेली डिमांड। वेरिएशन की जब बात कर रहा हूं, तो वेरिएशन में मैं यहां बात कर रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम डिवाइड बाई एवरेज की। रफली बता रहा हूं, पर इसका मतलब क्या, बात करेंगे इसके बारे में भी हम। मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड, शॉर्ट में बोलता हूं QMD। ये होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल डेली डिमांड। अब ये एवरेज एनुअल डेली डिमांड क्या है? चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले इसी के बारे में बात तो कर रहा था मैं, कि ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है एक दिन के अंदर। V/365 × P, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों से बात की होगी। ये रहा एवरेज एनुअल डेली डिमांड। ये रहा सेकंड टर्म, एवरेज एनुअल डेली डिमांड, एवरेज एनुअल डेली ड्राफ्ट। सॉरी, मैंने पॉपुलेशन की मल्टीप्लाई कर दी, उसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है यहाँ पर, है ना। अब मैं पर कैपिटा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर कैपिटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पॉपुलेशन नहीं आएगा भाई। V/365, एवरेज एनुअल डेली डिमांड, V/365। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर ये 1.8 कहां से आ गया भाई? ये तो हम जानते ही नहीं है 1.8 कहां से आ गया। अब आप देखना, ये 1.8 मेरे पास आया है पास्ट के, कंसीडरिंग, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कंसीडरिंग लास्ट 30 to 40 years डेटा। कंसीडरिंग लास्ट 30 to 40 years डेटा। कंसीडरिंग लास्ट 32, अरे यार ये कितना मैसेज एक साथ भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। मेरे को एक मिनट साइलेंट कर देते हैं। कंसीडरिंग लास्ट 30 to 40 years डेटा, मतलब क्या वो समझना। सपोज आज ईयर है 2023, ऐसे ही हम 2022 की बात कर लेते हैं, 2021, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चले जाते हैं 1980 तक, चले जाते हैं 1983 तक चले जाते हैं। यहां से 40 साल हो गए ना आज की डेट में।
1983 के अंदर 365 दिन रहे होंगे, 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके, फिर 2 जनवरी आई होगी, इस तरीके से एंड सो ऑन, फिर फरवरी स्टार्ट हुई होगी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओवरऑल दिन रहे होंगे 365 दिन। तो मैंने माना कि भाई हर साल, हर साल किसी एक पर्टिकुलर डे के ऊपर मैक्सिमम डिमांड मुझे देखने को मिल मिल रही होगी। सपोज किसी भी डे पर, इस वाले डे पर, इस वाले डे पर, किसी भी एक पर्टिकुलर डे पर मैक्सिमम डिमांड मुझे देखने को मिली। और मैंने मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड का जब रेशियो देखा, भाई 1983 की मैंने एवरेज डिमांड कैसे निकाली होगी, एवरेज डेली डिमांड कैसे निकाली होगी, ओवरऑल रिक्वायरमेंट एक साल की डिवाइड बाई 365, वहां से निकला होगा एवरेज डिमांड। और किसी एक पर्टिकुलर डे पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, सपोज मान लेते हैं गर्मियों का कोई दिन है 21 जून, एकदम हाई हीट मौसम हो रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उस दिन मुझे मैक्सिमम डिमांड देखने को मिली, और उस रेशियो की वजह निकल के आई थी, सपोज मान लेता हूँ 1.7। ऐसे ही हर ईयर, लास्ट के जो ईयर्स हैं, हर एक रेशियो मुझे अलग अलग देखने को मिलेगा। हर ईयर के अंदर किसी एक दिन पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप एवरेज का रेशियो लोगे तो अलग अलग रेशियोज आपको देखने को मिलेंगे, कभी 1.5 आया होगा, कभी 2.1 आ गया होगा, तो कभी 1.9 आ गया होगा। इस तरीके से आपने पास्ट का 30 से 40 ईयर्स का एवरेज लिया है, पास्ट 30-40 ईयर्स का डेटा का एवरेज लेकर ये मैंने 1.8 लिखा है। ये क्या है, ये रेशियो है, 1.8 इज द एवरेज रेशियो ऑफ लास्ट 30 to 40 ईयर्स, मैक्सिमम डिवाइड बाई एवरेज। समझ में आ रही है ये बात? 1.8 लास्ट के 30 से 40 ईयर का मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डिवाइड बाई एवरेज लास्ट 40 ईयर्स। 1983 का होगा, ऐसे ही 1984 का होगा, ऐसे ही एंड सो ऑन, हर ईयर का मैक्सिमम बाई एवरेज का जो रेशियो है, उसका भी मैंने एवरेज लिया होगा। अगर 40 ईयर्स है तो 40 से डिवाइड लगाई होगी उन सबको ऐड करने के बाद, तब जाकर मेरे पास क्या आया, तब जाकर मेरे पास 1.8 निकल के आया। भी चाहो तो आप रफली नोट कर लो, आपको ये हर जगह ऐसे इतना एक्सप्लेन में डिस्कशन इसका मिलेगा नहीं आपको। फिलहाल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड। अब चूंकि टाइम हमारा कंप्लीट होने वाला है, किसी भी टाइम क्लास ऑफ हो सकती है, तो मैं इस टॉपिक को बहुत अभी आगे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बीच में छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक अभी तक कोई तकलीफ हो इस पॉइंट को समझने में, आप पूछ सकते हो, अभी पूछ लो मेरे से। 1.8 टाइम्स कैसे आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, अंडरस्टैंडिंग आपकी पक्की रहनी चाहिए कि चीज हम क्यों यहाँ पर लिखी हुई है। रटवाने का काम नहीं है मेरा, नोट्स तो चाहिए तो पहले ले लो, क्लास करो ही मत, अगर केवल नोट से काम चल जाएगा। तो क्लास 6 PM से करना है, वो डिस्कस कर लेंगे ना सर से बाद में, आप लोग सर से बात करना तो उसको टाइमिंग का डिस्कस कर लेंगे हम बाद में। अभी आप इस टॉपिक के अंदर को समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से फिलहाल, बाकी बातें हम क्लास के बाद भी कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर है भाई यहाँ तक? 1.8 को रिपीट करूं? कल भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि 1.8 ये जो फैक्टर है वो होता है मैक्सिमम डिमांड का और एवरेज डिमांड का रेशियो। ऐसे ही लास्ट के 30 से 40 साल का जो डेटा है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर डे, सपोज 21 जून को मैक्सिमम डिमांड देखने को मिल रही है मुझे हर साल। 21 जून को बहुत गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट देखने को पड़ रही है। ऐसी लास्ट की 40 ईयर्स का मैंने मैक्सिमम डिमांड वाला दिन, और जो एवरेज, ओवरऑल एवरेज रिक्वायरमेंट है एक एक दिन की पूरे साल के हिसाब से, उसका जो रेशियो है, उनका एवरेज लिया है, वहां से 1.8 निकल के आया है। चलो हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी ये नोट्स में आपके भी क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, है ना, आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, नोट्स वगैरह का आप टेंशन नोट्स की ना लो, आप टेंशन लो कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बनना चाहिए आपके सारे के सारे, क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन जरूरी है ना। बाकी मेरे को आपको पीएचडी तो करानी नहीं है इन्वायरमेंट के अंदर, काम भर के ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, जो काम का उतना ही पढ़ रहे हैं, है ना, कोई फालतू चीज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आई थिंक आपको सारी, देखो इंपॉर्टेंट पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है भाई, मैं आज की डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर ही नहीं सकता। तुम हर अगले एग्जाम में मैंने बताया कि भाई ये पढ़ के जाओ केवल, वहां से नहीं आया तो क्या कर लोगे?
सिलेक्शन के लिए आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ये बात आप जान लो, है ना। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना उतना ज्यादा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। वरना खुद से गलतियां करके सीखनी है, तो खुद से गलतियां करते रहो, सीखते रहो, तो लग जाएंगे 10 साल 15 साल उसमें सीखने में, है ना। सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आप लगाओगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कहाँ से बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और मैं बोलता रहता हूँ खुद भी बीच में, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है बार बार उस टॉपिक के बारे में बोल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी छोड़ दो, है ना, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बाकी जो ज्यादा आता है उसको ज्यादा बार देखना है हमको, बस ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। और फिर हम कल मिलते हैं, टाइमिंग डिस्कस आपको कर ली जाएगी, शेयर कर ली जाएगी, है ना। और फिर बाकी मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना, क्लास के बाद भी, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय। ध्यान रखिए अपना, और क्वेश्चन लगा लेना, है ना, अगर कुछ भी मिलता है इसका एक दो, बाकी मैं कोड भी शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे, ठीक है। चलो, ओके।